नमस्कार। आज हम भारत की आर्थिक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। सोचिए 1951 में जब पहला पन्ना लिखा गया, तब से लेकर आज तक हमारे देश की आर्थिक दिशा कैसे तय हुई। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें 65 साल के सफर पर ले जा रहे हैं। 12 पंचवर्षीय योजनाएं, योजना आयोग और फिर नीति आयोग। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों हुआ। प्राथमिकताएं खेती से उद्योगों और फिर सस्टेनेबल विकास तक कैसे पहुंचे। चलिए इस पूरी टाइमलाइन को खोलकर देखते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ योजनाओं की एक लिस्ट नहीं है। ये एक नव स्वतंत्र राष्ट्र की महत्वाकांक्षाओं का आईना है। ये कहानी है कि कैसे एक देश ने तय किया कि पहले पेट भरना जरूरी है, फिर कारखाना बनाना और फिर ये सुनिश्चित करना कि विकास की दौड़ में कोई पीछे ना छूट जाए। हाँ, या सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम एक टॉप डाउन मॉडल, जहां दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए योजना बनती थी, से एक बॉटम अप मॉडल की तरफ कैसे और क्यों बढ़े। ये सिर्फ एक संस्थागत बदलाव नहीं, बल्कि मैं कहूँगा सोच का बदलाव था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस विशाल काम को करने के लिए कोई मशीनरी तो बनाई गई होगी। ये योजनाएं बनाता कौन था और उन्हें मंजूरी कौन देता था? इसके लिए दो मुख्य संस्थाएं थीं। पहली, योजना आयोग, जिसे हम प्लानिंग कमीशन भी कहते हैं। इसका गठन 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर किया गया था। अच्छा। ये एक बहुत शक्तिशाली संस्था थी, जिसके पदेह अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते थे। जी। और जो दूसरे थे वो थे उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है। दूसरी संस्था थी राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो 1952 में बनी। इसका काम था योजना आयोग के बनाए ड्राफ्ट को अंतिम मंजूरी देना। तो इसमें कौन कौन होते थे? इसमें प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य होते थे। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात यह है कि ये दोनों ही गैर संवैधानिक निकाय थे। गैर संवैधानिक मतलब संविधान में इनका जिक्र नहीं था? बिल्कुल, इन्हें सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव से बनाया गया था, संविधान में संशोधन करके नहीं। ठीक है, तो ढांचा तैयार था। अब आते हैं पहली पंचवर्षीय योजना पर, 1951-56। आज़ादी के तुरंत बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? जाहिर है बंटवारे का दर्द और लाखों शरणार्थी। बिल्कुल, देश भोजन की भारी कमी से जूझ रहा था। इसलिए पहली योजना का पूरा जोर कृषि, सिंचाई और ऊर्जा पर था। ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेरोड डोमर मॉडल, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब था? इसका सिद्धांत बहुत सरल था। देश जितना ज्यादा पैसा बचाएगा और उसे कारखानों, बांधों, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेगा, अर्थव्यवस्था उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। अच्छा। यानी ज्यादा बचत और ज्यादा निवेश, यही विकास की कुंजी है। और इसी सोच के तहत भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसी बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू हुई, जिन्हें नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। जी बिल्कुल। ये योजना एक तरह से सफल मानी जाती है, क्योंकि इसने देश को खाद्य संकट से निकालने की एक ठोस नींव रखी। तो पहले पेट भरने का इंतजाम किया गया, लेकिन एक नए देश को सिर्फ अनाज ही नहीं, कारखानों की भी जरूरत थी। तो क्या दूसरी योजना में, मतलब 1956-61 में प्राथमिकता पूरी तरह बदल गई? यहीं से पीसी महालनोबिस मॉडल की एंट्री होती है ना? हाँ, अब फोकस पूरी तरह भारी और आधारभूत उद्योगों पर शिफ्ट हो गया। महालनोबिस मॉडल, जो सोवियत मॉडल से काफी प्रेरित था, उसका मानना था कि अगर देश को आत्मनिर्भर बनना है तो उसे मशीनें, स्टील और भारी उपकरण खुद बनाने होंगे। जी। इसी योजना के तहत 3 बड़े स्टील प्लांट लगाए गए, जो आज भी भारत की औद्योगिक रीढ़ हैं। एक मिनट, यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प है। राउरकेला प्लांट जर्मनी की मदद से, भिलाई सोवियत संघ की मदद से और दुर्गापुर ब्रिटेन की मदद से बना। हाँ, एक तरफ दुनिया कोल्ड वॉर में बटी थी, अमेरिका और सोवियत संघ के खेमों में, और हम दोनों तरफ से मदद ले रहे थे। क्या ये उस वक्त की गुट निरपेक्षता की नीति का एक सीधा असर था? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये दिखाता है कि भारत की गुटनिरपेक्षता का मतलब दुनिया से कटकर रहना नहीं था, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखना था। हम किसी एक खेमे में बंधे नहीं, बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से सबसे तकनीकी और आर्थिक सहयोग लेने को तैयार थे। वाह! ये एक बहुत ही सधी हुई विदेश नीति का उदाहरण था, जहां आर्थिक विकास को कूटनीति से जोड़ा गया। तो औद्योगिक नींव रखी जा रही थी। लेकिन इसके ठीक बाद जो तीसरी योजना आई, 1961 से 66 वाली, उसे अक्सर सबसे विफल योजना कहा जाता है। ऐसा क्या हुआ कि हम इतनी तेजी से पटरी से उतर गए? देखिए,
तीसरी योजना का लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी था, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्तिवान बनाना, मतलब अपने पैरों पर खड़ा करना। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। देश को एक के बाद एक 3 बड़े झटके लगे। 3 झटके? हाँ, 1962 में चीन के साथ युद्ध, फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और 1965-66 में सदी का सबसे भयंकर सूखा। इन 3 मुसीबतों ने हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। लेकिन क्या ये सिर्फ बाहरी घटनाओं की वजह से था या योजना में ही कोई बुनियादी कमी थी? क्या हमने एक साथ आत्मनिर्भरता और औद्योगिक विकास दोनों का लक्ष्य रखकर अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला दिए थे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। आलोचक कहते हैं कि योजना थोड़ी ज्यादा ही आशावादी थी। युद्धों ने हमारा ध्यान और संसाधन वो विकास से हटाकर रक्षा पर लगा दिया। सही बात है। और सूखे ने कृषि को तबाह कर दिया, जिससे महंगाई आसमान छूने लगी। तो हाँ, बाहरी घटनाओं का असर बहुत बड़ा था, लेकिन ये भी सच है कि हमारी अर्थव्यवस्था शायद इतने बड़े झटके एक साथ झेलने के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी इन मुश्किलों के बावजूद इसी दौरान सोवियत संघ की मदद से बोकारो स्टील प्लांट की नींव रखी गई और भारतीय खाद्य निगम यानी FCI की स्थापना भी हुई। मैं सोच रही हूँ उस समय के आम नागरिक के लिए इसका क्या मतलब रहा होगा। एक तरफ युद्ध का डर, दूसरी तरफ सूखे की वजह से खाने की किल्लत। क्या योजनाओं पर से लोगों का भरोसा उठने लगा था? निश्चित रूप से ये देश के लिए एक बहुत ही निराशाजनक दौर था और इसी आर्थिक अस्थिरता और संसाधनों की भारी कमी के कारण सरकार अगली पंचवर्षीय योजना तुरंत नहीं बना पाई। अच्छा। इसलिए 1966 से 1969 के बीच 3 साल का योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे लिया गया। इस दौरान लंबी योजना की जगह 3 छोटी-छोटी वार्षिक योजनाएं बनाई गई। तो एक तरह से ब्रेक लिया गया। हाँ, एक तरह से रुककर सांस लेकर हालात का जायजा लेने जैसा था। लेकिन इसी अंधेरे दौर में एक उम्मीद की किरण भी दिखी, हरित क्रांति। ये तो एक गेम चेंजर था। बिल्कुल। 1966-67 में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। इसका पूरा जोर उन्नत किस्म के बीजों, खासकर गेहूं और चावल, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई पर था। और इसके जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। जी, भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। अच्छा। इसने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में तो जैसे चमत्कार कर दिया। अनाज का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। इसने हमें खाद्य सुरक्षा तो दे दी, लेकिन क्या इस क्रांति के कुछ अनपेक्षित परिणाम भी हुए? आज हम इसके बारे में सुनते हैं, जैसे जमीन के नीचे पानी का स्तर गिरना या मिट्टी की उर्वरता कम होना। हाँ, ये इसका दूसरा पहलू है। हरित क्रांति ने हमें भुखमरी से तो बचाया, लेकिन इसकी एक कीमत थी। इसने कुछ इलाकों और बड़े किसानों को ज्यादा फायदा पहुंचाया, जिससे क्षेत्रीय और आर्थिक असमानता बढ़ी। अच्छा। और जैसा आपने कहा, उर्वरकों और पानी के अत्यधिक इस्तेमाल ने पर्यावरण पर लंबे समय के लिए नकारात्मक असर डाला, जिसका सामना हम आज भी कर रहे हैं। तो योजना अवकाश के बाद चौथी योजना शुरू हुई 1969-74। देश अब तक युद्धों और सूखे के असर से थोड़ा उबर चुका था। इस बार प्राथमिकता क्या थी? इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। यह दशक राजनैतिक और रणनीतिक रूप से बहुत घटनापूर्ण था। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। हाँ। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ, और 1974 में भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किया, जिसने दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया। बिल्कुल। इसके बाद आती है 5वीं योजना 1974-78, जो गरीबी हटाओ के मशहूर नारे के लिए जानी जाती है। लेकिन ये योजना अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। ऐसा क्यों हुआ? सही कहा। इंदिरा गांधी के इस नारे ने योजना का फोकस सीधे गरीबी पर ला दिया, लेकिन देश में राजनीतिक उथल-पुथल चल रही थी, इमरजेंसी लगी और 1977 के चुनावों में कांग्रेस हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी। जी, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। और नई सरकार ने आते ही इस योजना को 1978 में, यानी समय से 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया। ये अकेली पंचवर्षीय योजना है जो 5 साल नहीं चली। और फिर जनता पार्टी सरकार ने एक नया प्रयोग किया, अनवरत योजना या रोलिंग प्लान। ये क्या था और बाकी योजनाओं से अलग कैसे था? ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट था। इसमें 5 साल की एक फिक्स्ड योजना की जगह हर साल योजना के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता था और उसी के आधार पर अगले साल के लक्ष्य और बजट में बदलाव किए जाते थे। अच्छा, तो ये एक तरह का फ्लेक्सिबल मॉडल था? हाँ, बहुत लचीला मॉडल था जो बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सकता था। लेकिन ये प्रयोग ज्यादा दिन नहीं चला।
1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई और उन्होंने आते ही इस रूलिंग प्लान को खत्म कर दिया। और वापस पारंपरिक पंचवर्षीय योजना का मॉडल शुरू कर दिया। जी। तो 80 का दशक शुरू हुआ, छठी योजना 1980-85 के साथ, और गरीबी उन्मूलन फिर से एजेंडे में सबसे ऊपर आ गया। हाँ, इस बार गरीबी निवारण और रोजगार सृजन पर और भी ज्यादा जोर दिया गया। इसी दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था का जन्म हुआ। शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। बिल्कुल। इसका काम आज भी गांवों और खेती के लिए लोन मुहैया कराना है। इसी योजना में पहली बार गरीबी रेखा को कैलोरी उपभोग के आधार पर, मतलब एक वैज्ञानिक तरीके से परिभाषित किया गया। हाँ, वो 2400 और 2100 कैलोरी वाला। जी। गांवों के लिए 2400 कैलोरी और शहरों के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन। ये योजना काफी सफल रही। लेकिन दशक के अंत में फिर से राजनीतिक अस्थिरता का दौर आया और 7वीं योजना के बाद फिर से एक ब्रेक लग गया। इस बार क्या हुआ? 7वीं योजना, जिसका नारा भोजन, काम और उत्पादकता था, वो तो सफल रही, लेकिन उसके बाद केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हो गया, जिससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई। और उससे भी बड़ी समस्या थी भारत का गंभीर भुगतान संतुलन का संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस। हाँ, आसान भाषा में कहें तो हमारे पास विदेशों से सामान खरीदने के लिए डॉलर लगभग खत्म हो चुके थे। हालात इतने खराब थे कि भारत को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। और इसी संकट की आग से 1991 के ऐतिहासिक एलपीजी सुधारों का जन्म हुआ। बिल्कुल। यह समझना बहुत जरूरी है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी रिफॉर्म्स का यह फैसला किसी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा नहीं था। ये एक मजबूरी थी। अच्छा। ये उस पुरानी बंद अर्थव्यवस्था और लाइसेंस राज की नीतियों का नतीजा था, जो अब देश को आगे नहीं ले जा पा रही थी। ये संकट एक तरह से इस बात का सबूत था कि सेंट्रलाइज प्लानिंग का पुराना मॉडल अब अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। और ये सुधार दो योजनाओं के बीच के गैप 1990-92 में किए गए। जी। तो अब अर्थव्यवस्था खुल चुकी थी। इन बड़े सुधारों के बाद की पहली योजना यानी 8वीं योजना पर इसका क्या असर पड़ा? ये सबसे सफल योजनाओं में से एक मानी जाती है। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के दौर में इस योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन विकास, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। मतलब अब फोकस लोगों पर आ गया। हाँ, एक तरह से ये इस बात की स्वीकृति थी कि देश की असली संपत्ति उसके लोग हैं। अगर लोग शिक्षित और स्वस्थ होंगे तो अर्थव्यवस्था अपने आप बढ़ेगी। और ऐसा हुआ भी। 5.6% के लक्ष्य के मुकाबले 6.8% की शानदार विकास दर हासिल हुई। इसके बाद 9वीं और 10वीं योजनाओं में क्या विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय पर भी ध्यान दिया गया? हाँ, 9वीं योजना का लक्ष्य ही था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। मतलब ये सुनिश्चित करना कि आर्थिक विकास का फायदा समाज के सबसे निचले तबके तक भी पहुंचे। और 10वीं योजना के लक्ष्य और भी महत्वाकांक्षी थे। अगले 10 सालों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना और 8% की जीडीपी वृद्धि दर हासिल करना। अब हम पंचवर्षीय योजनाओं के अंतिम अध्याय पर पहुंच गए हैं, 11वीं और 12वीं योजना। यहाँ थीम में कुछ नए शब्द जुड़ते हुए दिखते हैं। सही पकड़ा आपने। 11वीं योजना की थीम थी तीव्रतर और समावेशी विकास, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। समावेशी शब्द। हाँ, ये समावेशी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब था कि विकास में दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को भी बराबर का भागीदार बनाया जाए। ठीक है। और फिर आई भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना, 12वीं योजना। इसकी थीम में एक और क्रांतिकारी शब्द जोड़ा गया, तीव्र, समावेशी और समपोषणीय विकास। फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। जी। समपोषणीय या सस्टेनेबल, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। हाँ। इसका असल में क्या मतलब था? समपोषणीय का मतलब है ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता न करे। ये इस बात की स्वीकृति थी कि हम अनिश्चित काल तक नदियों, जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन नहीं कर सकते। विकास और पर्यावरण को एक दूसरे का दुश्मन नहीं बल्कि साथी होना चाहिए। ये दिखाता है कि 60 सालों में हमारी सोच कहां से कहां पहुंची। बिल्कुल, सिर्फ उत्पादन बढ़ाने से लेकर ग्रह को बचाने तक। और फिर 2014 में नई सरकार आने के बाद 65 साल पुराने योजना आयोग को भंग कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना। ये सिर्फ नाम का बदलाव था या कुछ और? नहीं, ये एक बुनियादी बदलाव था। नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सबसे बड़ा फर्क ये है कि योजना आयोग की तरह ये राज्यों को पैसा नहीं देता,
वो काम अब सीधे वित्त मंत्रालय करता है। अच्छा। नीति आयोग एक थिंक टैंक है, सरकार का सलाहकार। इसका मूल सिद्धांत है सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जहां केंद्र और राज्य टीम की तरह काम करते हैं। जी, दुश्मन नहीं, बल्कि टीम की तरह मिलकर नीतियां बनाते हैं। तो जो सबसे बड़ा अंतर हम सुनते हैं टॉप डाउन बनाम बॉटम अप, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जहां योजना आयोग टॉप डाउन था, यानी दिल्ली के बंद कमरों में योजनाएं बनती थीं और राज्यों को उन्हें लागू करने को कहा जाता था, वहीं नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच पर काम करने का दावा करता है। मतलब नीचे से ऊपर। हाँ, इसमें माना जाता है कि हर राज्य की अपनी अलग जरूरतें और चुनौतियां हैं, इसलिए नीतियां जमीनी हकीकत और राज्यों से मिले इनपुट के आधार पर बननी चाहिए। एक साइज सब पर फिट नहीं होता, यही नीति आयोग का मूल मंत्र है। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें, हमने बांधों और खेतों से शुरुआत की, फिर भारी उद्योगों का सपना देखा, गरीबी हटाओ का नारा दिया और अंत में पर्यावरण को बचाने की बात की। ये वाकई एक राष्ट्र की बदलती प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब है। बिल्कुल। और योजना आयोग से नीति आयोग में बदलाव सिर्फ संस्था का बदलाव नहीं है, ये शासन की सोच में एक मौलिक बदलाव है। एक केंद्रीकृत निर्देशात्मक मॉडल से एक सहयोगी सलाहकार मॉडल की ओर। यह इस बात को स्वीकार करना है कि आज के जटिल और विविधता भरे भारत को चलाने के लिए एक नया, ज्यादा लचीला और सहयोगी ढांचा चाहिए। इस पूरी यात्रा में एक बात कॉमन थी, लक्ष्य निर्धारित करना। पंचवर्षीय योजनाओं के पास हमेशा स्पष्ट मापने योग्य लक्ष्य होते थे, भले ही वे हमेशा हासिल न हुए हों। एक टारगेट होता था। जी। नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में दिशा और विजन पर ज्यादा ध्यान देता है। ये भविष्य के लिए एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। एक सलाहकार प्रणाली में जहां आप सिर्फ सलाह देते हैं, पैसे नहीं देते, वहां आप प्रदर्शन और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करते हैं, प्रगति को उस कठोरता से कैसे मापते हैं जिसका लक्ष्य कम से कम कागज पर पुरानी व्यवस्था रखती थी।